हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो अभी बजट में जो पेश की गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। ओके, तो ये किस पीरियड के लिए 2026 और 31 के बीच में जो है ये इम्प्लीमेंट होगी, और जो इसी के अकॉर्डिंगली जो है जो ट्रांसफ़र होगा सेंटर से स्टेट के लिए वो इसी के अकॉर्डिंगली होगा। ओके, तो आपको पता है कि हर 5 साल में जो है प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को सेटअप करता है। देन ये फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन देता है कि किस तरह से जो है एक फिजिकल रिलेशनशिप होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे प्रोसीड करने से पहले कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि हम किस तरह से जो सेंट्रल टैक्स कलेक्शन होती है उसको जो है सेंटर और स्टेट्स में जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में किस तरह से टैक्स का डिवीजन होगा सेंट्रल टैक्सेस का। एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन है कि ये जो स्टेट्स हैं अलग अलग, इनका कितना कितना हिस्सा होगा, कितना इनका शेयर होगा हमारे जो है सेंट्रल टैक्सेस में, जो कि स्टेट्स को जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ओके, तो ये बातें हो गई। अब आगे मैं प्रोसीड करता हूँ कि आगे बताता हूँ कुछ कि हमारा जो है फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स कि ये फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र किया गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। एंड ये प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 सालों में इन एवरी 5 ईयर सेटअप किया जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड इट हैज़ बीन मेंशन्स अंडर द आर्टिकल 280। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन, जो सेंटर स्टेट के बीच में जो फिजिकल रिलेशन होगा, जो पैसे का जो लेन देन होगा, फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में ये सारी रिकमेंडेशन देता है। एंड इट वॉज हेडेड बाई द अरविंद पनगड़िया। ओके, तो इसको जो हेड किसने किया था, हमारे अरविंद पनगड़िया जो है हमारे जो है कौन थे, इसके चेयरमैन थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि चेयरमैन के साथ साथ यहाँ पे 4 मेंबर और होते हैं। इसमें से जो एक मेंबर होगा वो इकोनॉमिक्स फील्ड से होगा, एंड एक मेंबर जो होगा वो गवर्नमेंट फाइनेंस का उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। देन थर्ड बंदा जो होगा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसको नॉलेज होता है। देन जो एक लास्ट मेंबर होगा वो लॉ से रिलेटेड होता है। तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन इस कमीशन में होता है। देन वो जो है अगले 5 सालों में किस तरह से जो है फ़ंड ट्रांसफ़र होगा सेंटर से स्टेट में, उसके बारे में रिकमेंडेशन देते हैं। देन जो है इस रिकमेंडेशन को जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है। देन जो है पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर फिर जो है आगे इसको एक्सेप्ट करती है इन रिकमेंडेशन को, और आगे इसी के अकॉर्डिंगली जो है फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। अब आगे बात करते हैं हम कि ये जो फ़ंड जो ट्रांसफ़र होता है ये हमारा जो है ये फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंगली होता है। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो भी जो फ़ंड ट्रांसफ़र होगा ये अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब आगे बात करते हैं कि हमारा फाइनेंस कमीशन की हिस्ट्री किस तरह से रही है, पास्ट में कौन कौन से फाइनेंस कमीशन रहे हैं उनके बारे में हम ब्रीफ आइडिया लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन आया था उसके बारे में देख लेते हैं। केसी नियोगी जो था हमारा जो है पहले फाइनेंस कमीशन थे, और इन्होंने 1952 और 57 के बीच में जो फंड ट्रांसफ़र होगा उसके बारे में रिकमेंडेशन दिया था। ये जितने भी फाइनेंस कमीशन बने थे प्रेसिडेंट द्वारा सेटअप किए गए थे, और रिकमेंडेशन वाला जो पीरियड था इसके 1 या 2 ईयर पहले इनको सबको जो है सेटअप किया गया था। ओके, देन हमारा सेकंड फाइनेंस कमीशन जो आया था वो कौन थे, के संथानम ये थे, और इनकी रिकमेंडेशन 57 से 62 के बीच में चली थी। देन हमारे जो इम्पोर्टेंट फाइनेंस, आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस कब आया था, 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था। एंड उस टाइम हमारे जो है 6th जो है फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था, और इसके चेयरमैन थे ये थे ब्रह्मानंदा। ओके, ये फाइनेंस कमीशन थे, इनकी रिकमेंडेशन 74 से 79 के बीच में रही थी। ओके, तो ऑयल क्राइसिस जो आया था वो इसी पीरियड में आया हुआ था।
अब आगे 10th की बात करते हैं। ओके, 10th फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको पता होना चाहिए कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी हमारे अराउंड 92 में इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये कौन था? 73rd अमेंडमेंट हमारा पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टेटस दिया गया था, एंड 74th अमेंडमेंट हमारा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। तो इसके बाद जो भी कमीशन सेटअप हुआ था, आपको पता है कि फिर जो है हमारे जो है पंचायत और इन छोटी जो भी हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ये इनको इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो इनको भी जो है फाइनेंस कमीशन जो है ट्रांसफ़र करता है ग्रांट्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सा था? ये के सी पंत जो है हमारे फाइनेंस कमीशन रहे हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। ओके, 95 से 2000 के बीच में। ओके, ये फर्स्ट टाइम हुआ था 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ओके, देन इसके बाद इम्पोर्टेंट आ जाते हैं हमारे एम खुसरो। ओके, ये खुसरो आ जाते हैं। खुसरो की रिकमेंडेशन हमारे 2000 से 2005 के बीच में चली थी, और इसमें जो इनकम डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया जो था, इनकम डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया इसी कमीशन में दिया गया था। ओके, इसके बाद 12th में चलते हैं। तो ये रंगाराजन जो आया था, हमारे रंगाराजन जो आए थे, इन्होंने 2005 से 2010 के बीच में जो ये दिया गया था। ओके, रिकमेंडेशन दिया गया था, और इसको फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में इन्होंने पहली बार बात की थी, फर्स्ट टाइम के लिए बात की थी। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन जो है 13th फाइनेंस कमीशन आया था, वो वी केलकर आए थे। ये 2010 से 2015 के बीच उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो है 32% ट्रांसफ़र किया गया था, 32%। ओके, सेंटर के जो भी टैक्सेस होती हैं उसका 32% स्टेट्स को ट्रांसफ़र किया गया था। ओके, एंड इसके बाद जो 14th फाइनेंस कमीशन थे, वो थे हमारे वाई वी रेड्डी थे, और इन्होंने जो है 42%, ओके, 42% जो सेंट्रल के टैक्सेस होते हैं उनका 42% जो है स्टेट को जो ट्रांसफ़र किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ये। ओके, और वाई वी रेड्डी की, और ये रिकमेंडेशन आपको पता है 2015 से 2020 के बीच में चली थी, और इनमें जो पॉपुलेशन या हमारा जो है सेंसस लिया गया था वो 2011 का लिया गया था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी बातें। देन हमारा 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये एन.के. सिंह हमारे फाइनेंस कमीशन को हेड किया था, एन.के. सिंह ने, और ये 2020 से 2026 के बीच में जो है इन्हीं का रिकमेंडेशन चला था। ओके, और यहाँ पे 41% जो है 41% जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र किया गया था सेंट्रल टैक्सेस का। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली, किस तरह से हमारे इम्पोर्टेंट जो है फाइनेंस कमीशन थे, उनकी रिकमेंडेशन थी, एंड अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन आया है। अब देखिए, अब 16th फाइनेंस कमीशन में क्या दिया गया है कि कितना शेयर जो था, जो सेंटर का था, उसको जो है स्टेट को दिया गया है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए 41% शेयर दिया गया है। लास्ट फाइनेंस कमीशन ने भी 41% शेयर दिया था, और अभी भी जो कितना दिया है 41% दिया गया है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस आफ्टर। देखिए, अब जो सेंट्रल टैक्स का जो डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो टैक्स से पहले हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, इसमें सेसिस सरचार्ज फ्रॉम ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो हमें कलेक्ट होता है, और जो भी इसमें जो कॉस्ट आई होती है उसको भी माइनस करते हैं। तो सेसिस और सरचार्जेज इसमें इंक्लूड नहीं होते। आपको पता है कि सेस एंड सरचार्जेज क्या होते हैं? टैक्स ऑन टैक्सेस होते हैं। ये टैक्स होता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम सेस या सरचार्ज बोलते हैं। ओके, माइनर डिफरेंस है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, तो 41% हमारे स्टेट्स को मिला है फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखते हैं हम कि हमारा क्या क्राइटेरिया यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि इनकम डिस्टेंस का जो है 42.5% वेटेज दिया गया है। इनकम किसका इनकम देखना है? जो टॉप पर कैपिटा इनकम वाले 3 स्टेट्स हैं उनका एवरेज इनकम लेंगे,
उनका एवरेज इनकम लेंगे, देन पर्टिकुलर स्टेट की जो इनकम होगी पर कैपिटा इनकम, उससे जो है हम जो है माइनस कर देंगे। ओके, तो ये भी आ गया। अब आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन का कितना वेटेज है। तो ये 17.5% है, और पॉपुलेशन का वेटेज जो है, पॉपुलेशन कब की, 2011 की पॉपुलेशन ली गई है इसमें। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 2011 का पॉपुलेशन लिया गया है। एंड आगे देखते हैं हम कि और जो है डेमोग्राफिक, जो देखो यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका 10% वेटेज है। तो देखिए डेमोग्राफी परफॉर्मेंस में देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा 71 से 2011 के बीच में, तो यहाँ पे 71 से 2011 के बीच में किस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ रहा है। जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन का ग्रोथ कम रहा है उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला हुआ है। ओके, और इसमें जो है टोटल फर्टिलिटी रेट को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि 15 फाइनेंस कमीशन जो था उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है यूज किया गया था। ओके, अभी 16 फाइनेंस कमीशन में क्या यूज किया गया है, यहाँ पे 71 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है उसको देखा गया है। जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन का कम ग्रोथ हुआ है उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। ओके, अब आगे देखते हैं कि एरिया क्या है। एरिया का 10% वेटेज है, फॉरेस्ट का 10% वेटेज है। अभी देखिए, जो लास्ट फाइनेंस कमीशन में टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के बारे में बात किया गया था, तो इसको अभी हटा दिया गया है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। अब इसमें जो है, जो पर्टिकुलर स्टेट का उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है उसको जो यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिया गया है ये भी देखना है हमें। ओके, और जो है यहाँ पे फॉरेस्ट का भी देखो, फॉरेस्ट का भी 10% वेटेज है। फॉरेस्ट का क्या लिया गया है, शेयर ऑफ टोटल फॉरेस्ट में किसी स्टेट का कितना शेयर है, और जो है 2015 से 2023 के बीच में, 2015 से 2023 के बीच में फॉरेस्ट में जो इंक्रीज हुआ है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो दो क्राइटेरिया हो गए, पहले टोटल फॉरेस्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकंड 2015 से 23 के बीच में फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज हुआ है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जिन स्टेट्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। ओके, अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट का जो जीडीपी है, ओके, उसको जो है, ओके, और एग्रीगेट जो है स्टेट का जो जीडीपी है, ठीक है, इनको स्क्वायर कर दिया गया है। तो इस तरह से ये जो है इनका जो है वेटेज निकाला गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी जीडीपी कौन सा देखा है, 2018-19 से 2023-24 के बीच में। ओके, जीडीपी 18-19 से 23-24 के बीच में जो था जीडीपी उसको देखा गया। ओके, तो ये सारे जो हमारे जो थे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि फिजिकल और टैक्स एफर्ट्स को हटा दिया गया और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को इंक्लूड किया गया। अब आगे मूव करते हैं, ग्रांट इन एड की बात करते हैं। तो ग्रांट इन, देखिए ये गवर्नमेंट को जो है टैक्स का जो है 41% जो है स्टेट को देना होता है यहाँ पे। अब इसके अलावा दूसरी और ग्रांट्स भी दी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अगले 5 सालों में जो जितनी ग्रांट ट्रांसफ़र होंगी सेंटर से स्टेट के लिए, वो 9.47 लाख करोड़ की होगी। ठीक है, तो ये फिगर है। ओके, 9,47,000 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या देखना है, कुछ ग्रांट्स थी जो अर्लियर दी गई थी अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया इन्होंने। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होती थी, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। इसी तरह सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स थी, उनको भी हटा दिया गया। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स थी, इनको भी हटा दिया गया। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सेंटर से जो ग्रांट्स स्टेट में जाती है उनका काफ़ी मिसयूज हो रहा था, वहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इनको काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा था, असेट्स जनरेट नहीं हो रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ फाइनेंस कमीशन कोशिश कर रहा है कि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर करे वो जो असेट्स को जनरेट करने में करे, तो इसलिए इन ग्रांट्स को हटा दिया गया। तो यह आपको ध्यान रखनी है कि 3 तरह की ग्रांट्स थी, एक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड द स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। इन सब को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और यहाँ पे देखो कि अब 2 तरह की ग्रांटें बची। एक लोकल गवर्नमेंट के लिए जो ग्रांट दी जाती है,
ओके। तो लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी जो है 7,91,000 करोड़ के आसपास है। तो इसमें जो है रूरल में जो पंचायत होती है उनके लिए ग्रांट्स की बात की गई है, और अर्बन में लोकल बॉडीज़ वाली बॉडी के लिए जो ग्रांट की गई है जैसे म्यूनिसिपलिटी, उनकी ग्रांट की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ बेसिक ग्रांट्स होगी और कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट होगी कि किस तरह से स्टेट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक ग्रांट इसमें लोकल बॉडी में भी दी जाएगी, इसमें भी परफॉर्मेंस ग्रांट भी दी जाएगी। देन जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जो भी रूरल अर्बन एरिया में जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी चैलेंजेज होती है उसके लिए भी ग्रांट दी जाएगी। ठीक है। अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स होती है, ये वन टाइम ग्रांट्स होती हैं, ये भी दी जाएंगी। तो अलग अलग तरह की ग्रांट्स है कि अर्बन एरिया में अपने चैलेंजेज आ रही है अर्बनाइजेशंस में। ठीक है। कुछ जो है स्मॉल टाउन जो है अर्बन एरिया में ट्रांजिशन फेज में है, तो उनके लिए भी ये ग्रांट्स दी जाती हैं। ओके। इसी तरह आप डिजास्टर मैनेजमेंट का देखो तो 1,55,000 करोड़ के आसपास जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट्स दी जाएगी। ओके। अब आगे बात करते हैं कि फिस्कल रोड मैप। तो फाइनेंस कमीशन ने इसको काफ़ी जो है सीरियस लिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर के लिए बताया गया है कि ब्रिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% बाई 2030-31 तक जो है हमें क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट को 3.5% तक जो है नीचे लाना है। और स्टेट के लिए जैसे पिछला जो फाइनेंस कमीशन था, लास्ट फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो स्टेट के जीडीपी, ओके, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसके 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट फिक्स की गई है। ओके। और जो है ऑफ बजट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑफ बजट जो स्पेंडिंग की जाती थी, स्टेट करता था स्पेंडिंग, उसको भी इसी बजट डेफिसिट में लाना है। देखिए ऑफ बजट स्पेंडिंग क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है वो मार्केट से उधार उठाती है, देन स्पेंडिंग करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो उन तरह की जो बजट जो स्पेंडिंग होती थी उनको बजट में नहीं इंक्लूड किया जाता था। तो इससे क्या होता था, जो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअल होती थी उससे जो है अंडर एस्टिमेटेड होती, तो अंडर एस्टिमेशन होता था फिजिकल डेफिसिट था। तो इसीलिए अभी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो ऑफ बजट बोरविंग है उनको भी जो है बजट में इंक्लूड करना है, ताकि जो है एक्चुअल जो कंडीशन है हमारे फिजिकल डेफिसिट की स्टेट लेवल पे उसके बारे में हमें सही से जो है आइडिया लग जाए। ओके। अब देखिए, अब आगे फिजिकल रोड मैप में बात करते हैं कि अभी कंबाइन जो है डेट टू जीडीपी रेशो सेंटर और स्टेट का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो क्या है ये 77.3% है हमारे जीडीपी का। ओके। लास्ट टाइम जो आई थिंक इट वाज 81%, तो 77.3% है 2026-27 में। तो इसको घटा के 73.1% में लाना है इन 30-31। ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप इन्होंने दे दिया है कि किस तरह से सेंटर को भी और स्टेट को भी जो है अपनी जो है डेट को कम करना है। ओके। अब आगे देखते हैं कि पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है फाइनेंस कमीशन में। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ओके, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि इन कंपनियों की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लॉसेस सफ़र कर रही है गवर्नमेंट, तो इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। देन प्राइवेट सेक्टर इसको ऑपरेट करेगा। और अगर ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो इस लॉस से डील करने के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स बनाए जाएंगी, जो क्या करेगी, सब्सिडाइज़ करेगी इन चीज़ों को, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए। अब आगे सब्सिडी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वंस अगेन, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया था कि रिव्यू एंड रेशनलाइज द सब्सिडी एक्सपेंडिचर, क्योंकि स्टेट का सब्सिडी एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, तो इसको रेशनलाइज करना है, इसको रिव्यू करना है, ताकि जो अननेसेसरी जो सब्सिडीज़ के एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। एंड अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे फिर फाइनेंस कमीशन ने बात किया है कि इस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ये टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कैश
ट्रांसफ़र टारगेटिंग होना चाहिए, इफ़ेक्टिव टारगेटिंग होना चाहिए, ताकि जिस भी इंडिविजुअल, जिस भी एंटिटी को उसकी रिक्वायरमेंट है सब्सिडी की, उसी तक वो पहुंचना चाहिए, तभी वो हमारा इफ़ेक्टिव टारगेटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ओके, तो इस तरह से अनकंडीशनल ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे किसी भी बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, सभी को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो रही है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रिफॉर्म्स के बारे में भी हमारे हमारे फाइनेंस कमीशन ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो रिव्यू एंड क्लोजर ऑफ 301 इनएक्टिव, देखिए अराउंड 308 जो है स्टेट लेवल पे जो है वो इंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट के, वो जो है इनएक्टिव हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इनको अगर ये 4 ईयर में से 3 साल जो है इनमें लॉस होता है, आउट ऑफ 4 ईयर 3 ईयर जो है कंसेक्यूटिवली जो है ये लॉस सफ़र करते हैं, तो इनको कैबिनेट के आगे इनको रखना चाहिए, एंड कैबिनेट इसके बारे में डिसीजन लेगा कि ये स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है और लॉस सफ़र कर रहे हैं तो इनको प्राइवेटाइज या इनका जो है लिक्विडेशन किया जाए। ओके, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का जो है स्पेंडिंग बढ़ रही है, इसलिए वो डेफिसिट के लिए या एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको प्राइवेटाइज कर दिए या लिक्विडेट कर दिया जाए। अब आगे हम लास्ट में बात करेंगे कि जो सेंटर से जो जितना भी जो ट्रांसफ़र होता है स्टेट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो किसके हिस्से में आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूपी के हिस्से में आ रहा है, यूपी के हिस्से में 7.62% आ रहा है। देन जो है आप बिहार की बात करो तो बिहार के हिस्से में 9.95% आ रहा है। एंड इसके बाद जो है एमपी के हिस्से में आप देखोगे 7.3% आ रहा है। एंड जो बंगाल की बात करें तो बंगाल में 7.22% आ रहा है। ठीक है, तो ये टॉप 4 स्टेट आते हैं हमारे, जिनको जो सेंट्रल टैक्स से जो पैसा मिलता है, ओके, उनमें सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिशरी यही जो है 4 स्टेट हैं। ओके, तो ये सारी मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 जो मैंने आपको स्टेट बताया जो मेजर बेनिफिशरी हैं, ओके, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओके दोस्तों, तो ये मैंने 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अप टू 4 to 5 ईयर ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या किसी आपको इकोनॉमी को स्टडी करना है, एकेडमिकली आपको चीज़ें समझनी है, ओके, या आपको पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन करना है। ओके, तो ये हर जगह ये आपके काम आने वाली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।